ओके चलिए अब बात करने वाले हैं व्हाट विल हैपन अगर आपने एसी सप्लाई वोल्टेज ऐसे सर्किट को कनेक्ट किया जिसके पास खाली और खाली इंडक्टर है और कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है। तो लेट अस सी, सबसे पहले एक छोटा सा सर्किट बना लेंगे। हम सर्किट ऐसा बनाएंगे कि हम एक इंडक्टर लेंगे। इंडक्टर का मतलब है कॉइल। क्या है भाई? इंडक्टर का मतलब कॉइल है एंड दिस इंडक्टर इज प्योरली इंडक्टिव। इसका रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, यदि आपको एज्यूम करना है। सी नॉर्मली कोई भी कॉइल होगी वायर का बना होगा, वायर को अपना रेजिस्टेंस होता ही है, बट हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि ये आइडियल इंडक्टर है, मतलब इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, राइट। और इसको हम कनेक्ट करने वाले हैं एक एसी सप्लाई वोल्टेज के साथ। ये हो गया आपका एसी सप्लाई वोल्टेज। लेट्स से इट इज V इक्वल टू VM sin ओमेगा t and at some instant of time suppose current flowing is I, right, and you know that कि ये भाई साहेब AC करंट है। AC करंट तो टाइम के साथ वेरी होता है और जब भी किसी कॉइल के साथ वेरी हुआ करंट, कॉइल के साथ एसोसिएटेड करंट अगर चेंज हुआ तो कॉइल के अंदर भी EMF जनरेट होता है, जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा। क्योंकि अगर ये करंट वेरी होगा टाइम के साथ तो इसका फ्लक्स वेरी होगा टाइम के साथ, फ्लक्स वेरी हुआ तो इसके अंदर इंड्यूस EMF जनरेट होने वाला है। क्या जनरेट होगा? इसके अंदर इंड्यूस EMF जनरेट होगा। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि हियर L इज इंडक्टर विच हैज जीरो रेजिस्टेंस, राइट, दैट इज प्योरली इंडक्टिव। बहुत ध्यान से समझना मेरे बच्चों इसको। It is purely inductive circuit, right, and AC voltage V is applied to it. Let's say at some instant current is I and it varies, current AC है, vary होगा continuously, it varies at rate of di by dt। करंट डी आई बाई डी टी के रेट से वेरी हो रहा है। चलिए हम इसके ऊपर किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे और टोटल वोल्टेज कैसा हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ वी विल राइट समेशन ऑफ EMF एट एनी टाइम इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ EMF एट एनी टाइम इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल EMF शुड बी इक्वल टू जीरो। चलिए इसका EMF है VM sin ओमेगा t, राइट। क्या है इसका भाई? VM sin ओमेगा t। और दूसरा ये आपका है इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर इंड्यूस EMF आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, दैट इज माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी, राइट। तो इसका जो इंड्यूस EMF होगा दैट इज माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। कितना होगा इसका इंड्यूस EMF? इसका इंड्यूस EMF होगा माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी। तो इसका EMF VM sin ओमेगा टी, इसका इंड्यूस EMF माइनस L इंटू डी आई बाई डी टी, दोनों को मिला के टोटल EMF कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। दिस इज योर इंपॉर्टेंट लाइन, राइट। चलिए अब यहाँ से हम करंट लाना चाहते हैं कि सर्किट में करंट कितना होगा, उसका हमें फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ डी आई बाई डी टी कितना होगा? तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू, पहले इसको सामने लेंगे फिर L को नीचे डिवाइड करेंगे। दिस इज VM बाई L साइन ओमेगा टी। ये है मेरा डी आई बाई डी टी, राइट। डी आई बाई डी टी इज VM बाई L साइन ओमेगा टी। चलिए यहाँ पे दिख रहा है डेरिवेशन के फॉर्म में, दोनों तरफ करते हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है। लेट्स सी द इंटीग्रेशन नाउ। सो क्या व्हाट वी कैन राइट? वी कैन राइट दिस एज डी आई इज इक्वल टू VM बाई L साइन ओमेगा टी डी टी। नाउ लेट्स इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड। तो जैसे ही आप दोनों तरफ करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है, तो डी आई का इंटीग्रेशन हो जाएगा I, VM कांस्टेंट है, इंडक्टेंस भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा साइन का। साइन का इंटीग्रेशन मेरे प्यारे बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। क्या होता है भाई? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस ओमेगा टी। और इंटीग्रेशन का रूल ये है कि वेरिएबल जो है आपका टी है, बिकॉज यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेरिएबल के साथ जो भी होगा ना आगे, उसको आपको डिवाइड करना होता है। जिस तरह से डेरिवेशन में आप उसको मल्टीप्लाई करते हो, वेरिएबल के साथ जो भी होता है उसको हम आगे मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन में उसका उल्टा करना होता है कि ये वेरिएबल आपका टी है, टी के साथ ओमेगा है, तो ओमेगा को आपको नीचे डिवाइड करना है, ठीक है। और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो साथ में एक कांस्टेंट रखना पड़ता है c, राइट। अब ये जो आपका कांस्टेंट बना c, राइट, उसका डायमेंशन क्या होगा? उसका डायमेंशन होगा जो डायमेंशन करंट का है वो, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना I शुड बी इक्वल टू दिस टर्म प्लस दिस टर्म।
तो डायमेंशन के हिसाब से C का डायमेंशन और I का डायमेंशन सेम होगा, तो ये जो C है, C इज अ कांस्टेंट हैविंग डायमेंशन ऑफ I, हैविंग डायमेंशन ऑफ I एंड इट इज टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो वो तो टाइम से कैसा है, इंडिपेंडेंट है। अब आप सिंपल सी बात सोचो, ये भाई साहब को करंट के साथ वेरी होना है, बिकॉज उसका डायमेंशन करंट जैसा है और वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब, ये तो करंट तो एसी करंट है, ये तो टाइम के साथ वेरी हो रहा है, और ये ऐसा वैल्यू है जो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि दिस हैज टू बी जीरो, राइट। तो हम खाली इतना स्टेटमेंट लिखेंगे कि ड्यू टू सिमेट्रिसिटी इन वोल्टेज एंड करंट दिस कांस्टेंट C शुड बी इक्वल टू जीरो। तो अब बचा क्या आपके पास, I इक्वल टू माइनस Vm बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब ये आपके पास करंट का फॉर्मूला है। अब बहुत ध्यान से देखना, अब यहाँ पे सारा खेल चालू होता है मैथ्स का, ठीक है। चलिए, अब Vm ओमेगा एल को साथ में रखो और ये माइनस साइन को अंदर जाने दो, राइट। अब मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ वो पहले समझ लो। आपका जो वोल्टेज का फंक्शन था ना बच्चों, वो साइन था, वोल्टेज वॉज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द साइन फंक्शन। अब करंट जो है ना, इट इज़ वेरिंग अकॉर्डिंग टू द कॉस फंक्शन। मज़ा नहीं आ रहा देखने में, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम करंट को भी साइन फंक्शन के साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज़ कर रहा हूँ 10th स्टैंडर्ड का, कि माइनस कॉस ओमेगा टी इज साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ओ सर ये क्या कर दिया, जादू जादू कैसे किया सर, ये मैं माइनस साइन भी गायब हो गया, इधर कॉस की जगह हो गया साइन, और ये हो गया ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब ये जादू नहीं हुआ है बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी है, यहाँ पे फंक्शन जो है वो साइन के साथ 90 डिग्री है, तो आपको पता है साइन के साथ 90 प्लस समथिंग माइनस होता है, तो फिर वो साइन फंक्शन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो मैंने उसको उल्टा किया, कॉस को अगर मुझे साइन के फॉर्म में लिखना है तो मुझे एंगल जो है ओमेगा टी उसके साथ प्लस या माइनस पाई बाई टू करना पड़ेगा। समझो, अगर मुझे कॉस को साइन के फॉर्म में लिखना है तो जो फंक्शन है उसके साथ या तो मैं प्लस पाई बाई टू करूँ या तो मैं माइनस पाई बाई टू करूँ, राइट, ओके। क्योंकि साइन के साथ एंगल प्लस और माइनस पाई बाई टू वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने उल्टा लॉजिक लगाया कि कॉस को अगर साइन में कन्वर्ट करना है तो एंगल के साथ या तो आप प्लस पाई बाई टू करो या तो आप माइनस पाई बाई टू करो, आपके पास दो चॉइस है। अब मैंने माइनस ही क्यों किया, तो फिर प्लस क्यों नहीं किया। प्लस नहीं करने पीछे का एक सिंपल सा रीज़न ये है कि अगर बच्चों आप प्लस करते ना तो आपका आंसर जो है ना वो पॉजिटिव रहता। क्या रहता आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव रहता। कैसे पॉजिटिव रहता, सपोज मानो कि मैं यहाँ पे प्लस किया होता, मेरी आदत है मैं एक एक चीज़ों को बहुत ही खोद के पढ़ाऊँगा आपको, राइट। अगर मैं यहाँ पे प्लस किया होता तो क्या होता, तो आपका 90 डिग्री इधर आता है, दिस इज 90, राइट, पाई बाई टू। उसमें ओमेगा टी जोड़ना है तो 90 में ओमेगा टी जोड़ो, आपका एंगल ये रहेगा, पूरा एंगल, राइट, 90 प्लस ओमेगा टी एंड दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ना, साइन 90 प्लस ओमेगा टी दैट इज कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये प्लस ही रह जाएगा, बट आपको तो माइनस चाहिए था। समझे, आपको क्या चाहिए था, माइनस चाहिए था। इसीलिए मैं प्लस पाई बाई टू नहीं करूँगा, मैं करूँगा माइनस पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू करने से ये कौन से क्वाड्रेंट पे जाएगा, तो माइनस पाई बाई टू आपका इधर होता है, नेगेटिव 90 है ना, उसमें आपको ओमेगा टी जोड़ना है। तो ओमेगा टी जोड़ोगे तो आप इधर आओगे, मतलब यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट, माइनस पाई बाई टू। उसमें जब आप ओमेगा टी एंगल जोड़ोगे तो आप आओगे चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। चौथे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो जब ये कन्वर्ट होगा ना साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो ये कॉस ओमेगा टी तो हो ही जाएगा, बट क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है आंसर रहेगा नेगेटिव, मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी, जो आपको चाहिए, ये है जो आपको चाहिए। तो ये इतना सा इसका लॉजिक है, एक्चुअली बहुत बड़ा सा ये लॉजिक है, बराबर। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड द साइन इज नेगेटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, दैट इज वाई ये आपका माइनस कॉस ओमेगा टी रह जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है जो मैंने मैथमेटिकल स्टेप आपको बताया वो। चलिए, तो अब ये आपका करंट का फॉर्मूला बना, ठीक है। अब यहाँ से आपको दो चीज़ें जानने लायक है। सबसे पहला आपको जानना है ये टर्म को, ओमेगा एल को, इससे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस।
क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब कैसी बच्चों, नॉर्मली करंट का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे भी वोल्टेज ऊपर है तो नीचे जो टर्म है दिस शुड बी समवॉट इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस, तो ये जो है ना इसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। इंडक्टर सर्किट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। तो इसे मैं लिखूंगा रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, राइट। और इसको हम लिखते हैं एक्सएल। क्या लिखते हैं बच्चों, इसको हम एक्सएल लिखते हैं। तो ये एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, आई होप आप ध्यान रखोगे। ओमेगा इंटू एल जो है उसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसका काम है सर्किट को रेजिस्टेंस देने का। तो कोई भी कॉइल अगर होगा तो वो कॉइल सर्किट को इतना रेजिस्टेंस देता है ओमेगा इंटू एल, राइट। तो अगर डीसी वोल्टेज हुआ ना, डीसी वोल्टेज, तो उसका ओमेगा बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज वो तो वेरी ही नहीं होता है। तो डीसी सर्किट के अंदर ओमेगा कितना होता है, 0। मतलब डीसी सर्किट के अंदर ये एक्सएल हो जाता है 0। मतलब अगर आपने इस कॉइल को डीसी सर्किट में लगाया है ना तो ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता है। बट अगर ये कॉइल को आपने एसी सर्किट में लगाया है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है भाई, ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है ओमेगा इंटू एल जितना, राइट। अब यहां पे एक दूसरी गौर करने वाली बात, यहां पे आओ। आपका जो वोल्टेज था ना दैट वाज वेरिंग अकॉर्डिंग टू ओमेगा टी, करंट इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। मतलब करंट का एंगल जो है ना वो 90 डिग्री जितना कम है कंपेयर टू वोल्टेज। वोल्टेज वॉज सपोज मान लो ओमेगा इंटू टी इज 120, जस्ट फॉर एग्जाम्पल इफ दिस ओमेगा इंटू टी इज 120, तो ये कितना होगा 120 माइनस 90, 30 डिग्री। मतलब क्या है, यहां पे आपका जो करंट है ना वो पीछे पड़ गया वोल्टेज के। करंट जो है वो वोल्टेज से कितना पीछे पड़ा है, पाई बाई 2 जितना, क्योंकि इसका एंगल ओमेगा टी है, इसका एंगल माइनस पाई बाई 2 हुआ है साथ में। मतलब यहां पे करंट लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है ना, मतलब लैगिंग। तो हियर द करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। और अगर टाइम के फॉर्म में देखोगे तो पाई बाई 2 मतलब टी बाई 4, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे हो रहा है करंट लैग कर रहा है, करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाई 2, और टाइम के फॉर्म में लिखो तो टी बाई 4, राइट। मतलब यहाँ पे करंट जो है ना वो पीछू चलेगा। वोल्टेज पहले मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद करंट मैक्सिमम होगा। वोल्टेज 0 हो जाएगा, उसके बाद करंट 0 होगा। देखो रेजिस्टेंस वाले में दोनों साथ में हो रहा था बिकॉज दोनों का फेस सेम था। यहाँ पे दोनों के बीच में फेस का डिफरेंस है 90 जितना, करंट जो है बेचारा पीछे पड़ चुका है। तो अभी इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ तो बनाएंगे बट पहले इसको आप लिखो। तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करूंगा, जो हमने आउटकम निकाला। आउटकम हमने ये निकाला कि यहाँ पे करंट होता है आपका Vm बाई एक्सएल, राइट। क्या होता है करंट, Vm बाई एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस 90, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, राइट। एंड करंट क्या करेगा, लैग बिहाइंड बाई पाई बाई 2, करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाई 2। तो ये इस थियरी का आउटकम था। जब खाली इंडक्टर को एसी का वोल्टेज लगाया जाएगा तो कुछ इस तरह का वो बिहेवियर करने वाला है। अभी इसमें भी पावर देखना बाकी है। हाँ चलो लिखो इसको फटाफट पहले क्विकली। यहाँ पे आप एक और चीज ऐड करोगे, डी आई बाई डी टी यू कैन कॉल इट एज स्लोप ऑफ करंट, एंड स्लोप ऑफ करंट शुड बी सच दैट इट शुड वेरीज अकॉर्डिंग टू द साइन ओमेगा टी, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, स्लोप ऑफ करंट that is di by dt is varying with sin omega t। मतलब जो di by dt है that is in phase with the voltage, voltage is also varying with sin omega t, so di by dt is in phase with the voltage। आप ऐसे भी एक स्टेटमेंट ऐड कर सकते हो यहाँ पे। So now let's plot the variation of voltage and current with time। So let's plot it, variation of the voltage and current। See your voltage was varying according to V equal to Vm sin omega t, right, and the current is varying according to Vm by XL, this one Vm by XL
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो पहले वोल्टेज का वेरिएशन लिख देते हैं। वोल्टेज साइन के अकॉर्डिंग वेरी हो रहा है। साइन कब आपका ऐसे चलता है ना, आपका साइन कब इस तरह चलता है, तो दिस इज योर वोल्टेज। साइन कब 0 पे 0 होता है। दिस इज द टाइम पीरियड t बाई 2, दिस इज द टाइम पीरियड t and this is time, right? Okay, this is definitely the time period t by 4 and this is 3t by 4. Now how will the current varies? तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है? करंट 90 डिग्री, राइट। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को डिग्री में लिखो तो कैसे लिखोगे? अगर आप इन सब चीज़ों को डिग्री में लिखना चाहोगे ना, देन यू कैन राइट दिस एज t by 4 is equal to pi by 2 डिग्री, राइट। दिस t by 2 is pi, दिस इज 3 pi by 2 एंड दिस इज 2 पाई। एक पूरा चक्कर काटोगे तो 2 पाई जितना हो जाएगा ना आपका, तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 90, 180, 270 एंड 360, राइट। चलिए अब करंट जो है ना वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, मतलब वोल्टेज यहाँ पे 0 था, करंट बाद में 0 होगा। तो वोल्टेज अगर 0 टाइम के ऊपर ही 0 हो गया तो करंट जो है वो t by 4 टाइम के बाद 0 होगा, मतलब करंट आपका यहाँ पे 0 होगा, राइट। जहाँ पे ये 0 हुआ वोल्टेज, वहाँ पे आपका करंट मैक्सिमम होगा, राइट। जहाँ पे वोल्टेज मिनिमम हुआ वहाँ पे वापस करंट आपका 0 होगा। मतलब करंट का जो पूरा पैटर्न है ना वो आपको 90 डिग्री पीछे चलाना है, राइट। चलिए यहाँ पे वापस ये 0 हो रहा है तो ये इधर नीचे जाएगा मिनिमम, राइट। यहाँ पे ये मैक्सिमम दिख रहा है तो इधर कहीं पे 0 होगा वापस, राइट। यहाँ पे ये कैसा दिख रहा है आपको? 0 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू ऐसे होगा। तो आपका करंट जो है ना वो एक्चुअली ऐसे वेरी होगा। दिस इज हाउ द करंट इज गोइंग टू वेरी। तो करंट जो है ना वो 90 डिग्री पीछे चल रहा है, देख लीजिए करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है। वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? वोल्टेज यहाँ पे लीड कर रहा है और करंट जो है बेचारा वो क्या हो रहा है भाई? करंट जो है वो बेचारा लैग कर रहा है। करंट आपका लैग कर रहा है। देखो वोल्टेज आगे आगे है, पहले वोल्टेज 0 हुआ, करंट उसके बाद में 0 हुआ, पाई बाई 2 के बाद करंट 0 हुआ। वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, वोल्टेज यहाँ पे मैक्सिमम है तो वहाँ पे अभी करंट 0 है, राइट। फिर जहाँ पे वापस वोल्टेज 0 हुआ अभी करंट वहाँ पे मैक्सिमम है। तो अब इतना सिंपल सी बात ध्यान रखो, करंट का जो पूरा पैटर्न है ना वो 90 डिग्री आगे से ड्रॉ करना है। करंट का जो पूरा पैटर्न है वो पैटर्न आप 90 डिग्री आगे से ड्रॉ करने वाले हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें सीखनी है बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज अ फेजर। फेजर क्या होता है? ऐसे होता है ना पप्पू पेजर, इस तरह से ये है फेजर। तो फेजर का मतलब है द वेक्टर्स विच आर रोटेटिंग, और ये स्पेसिकली यूज करते हैं हम to indicate the AC voltage and AC current. They are the rotating vector which are used to indicate alternating voltage and current, right। अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को इंडिकेट करने के लिए ये पर्टिकुलर फेजर मेथड आपको यूज करना है। चलिए तो फेजर मेथड है क्या? तो फेजर मेथड में हम क्या करेंगे? सी विल टेक द कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज द ओरिजिन, और हम लेने वाले हैं वेक्टर। उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा जो आप क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसका जितना एम्पलीट्यूड है उतना। तो लेट्स से इट इज Vm, राइट। एंड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज ओमेगा टी। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल कितना होगा बच्चों? वो एंगल होगा आपका ओमेगा इंटू टी जितना। कितना एंगल होगा भाई? वो होगा आपका ओमेगा इंटू टी जितना। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, बहुत ध्यान से देखना, राइट। दिस वेक्टर इज रोटेटिंग बिकॉज जैसे जैसे ओमेगा टी चेंज होगा वैसे वैसे आपका वेक्टर भी घूमेगा ना, इट विल रोटेट लाइक दिस। अब आपका जो AC क्वांटिटी है ना दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। क्या है भाई? वो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन है। तो इस वेक्टर के 2 प्रोजेक्शन बनेंगे। एक प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपका कॉस कंपोनेंट होगा। कौन सा कंपोनेंट होगा भाई? वो कॉस कंपोनेंट। और दूसरा प्रोजेक्शन बनेगा आपका वाई एक्सिस के ऊपर जो होगा आपका साइन कंपोनेंट। तो आपका जो AC फंक्शन है ना वो AC फंक्शन ये होगा आपका, दिस इज योर Vm cos ओमेगा टी, सॉरी दिस इज Vm sin ओमेगा टी। कॉस तो ये बनेगा ना एडजेसेंट साइड, ये आपका अपोजिट साइड बनेगा, राइट। तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा ना, प्रोजेक्शन ऑफ दिस रोटेटिंग वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ दिस रोटेटिंग वेक्टर, projection of rotating vector on axis gives instantaneous value,
इट गिव्स इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ AC क्वांटिटी। अब आप ही सोचो बच्चों, सिंपल सा, परछाई का लेंथ आपको सोचना है, राइट। अभी आपका वेक्टर ऐसा है तो परछाई का लेंथ आपको जो साइड पे दिया है उतना दिख रहा है। जैसे कैसे वेक्टर ऊपर आएगा वैसे वैसे परछाई बड़ी होती जाएगी, यहाँ पे परछाई सबसे बड़ी होगी। ऐसे कैसे वेक्टर घूम के नीचे जाएगा, परछाई का डायमेंशन वापस धीरे 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 कम होगा। जब ये वेक्टर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा परछाई बचेगी ही नहीं y एक्सिस के ऊपर, राइट। फिर जैसे कैसे ये वापस नीचे आएगा घूमते घूमते, ये परछाई धीरे 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 बड़ी होती जाएगी वापस। यहाँ पे वापस मैक्सिमम हो गई परछाई, वापस ऊपर जाओ 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 जाओ, ये परछाई वापस क्या होगा, यहाँ से धीरे 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 कम होगा एंड फाइनली ये 0 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह के जो हम रोटेटिंग वेक्टर बनाएंगे जिसका प्रोजेक्शन आपको देगा AC क्वांटिटी का वैल्यू, जो रोटेटिंग वेक्टर होगा उसका प्रोजेक्शन मतलब उसकी परछाई आपको देती है AC क्वांटिटी का वैल्यू, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ फेजर। ओके, चलिए अब इसके लिए फेजर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आ जाइए, इतने पार्ट में मैं फेजर ड्रॉ करूंगा इसके लिए, ठीक है। तो मैं दोनों क्वांटिटी को साथ में ड्रॉ कर दूंगा। दिस इज करंट, वी विल ड्रॉ करंट एंड वोल्टेज बोथ टुगेदर। सी दिस वेरी केयरफुली, क्या करेंगे हम वो देखना आप ध्यान से। हाँ चलिए, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इतना स्पेस दिख नहीं रहा इतना, ओके लेट्स डू वन थिंग, जगह नहीं है मज़ा नहीं आएगा, अलग से बनाते हैं नीचे फेजर को इसके, ठीक है। पहले मैं छोटे से ग्राफ बना लेता हूँ वापस। दिस इज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज, राइट। करंट के लिए पहले पॉइंट मार्क कर लो, राइट। वापस एक बार बना देते हैं, जहाँ पे ये 0 है उसके बाद ये 0 होगा, ये जहाँ पे मैक्सिमम होगा उसके बाद में वो दूसरा आपका मैक्सिमम होगा, विल बी लाइक दिस, राइट। तो योर ग्राफ विल बी समवट लाइक दिस, 0, यहाँ से ये आपका इधर होगा पॉइंट मिनिमम पे, यहाँ पे ये मैक्सिमम है तो इधर ये होगा आपका 0। दैट्स अ करंट, दैट्स अ वोल्टेज, राइट। चलिए अब इसके रिलेटेड आपको अगर फेजर बनाना है तो पहले आप एक्सिस बना लीजिए एंड यू कैन सिलेक्ट एनी पर्टिकुलर टाइम। चलिए कोई भी एक पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टाइम, राइट। तो इस टाइम के रिलेटेड पहले दोनों ग्राफ के पॉइंट ला दो। तो ये आपका वोल्टेज है, ओके, और ये आपका करंट का वैल्यू है, ठीक है। चलिए करना क्या है आपको, बहुत सिंपल सी बात करनी है आपको। यहाँ पे खींच के लाओ इस पॉइंट को इधर, सिमिलरली इस पॉइंट को भी खींच के लाओ यहाँ पे। ये तो बहुत बड़े बड़े फिगर बनाने पड़ेंगे तब जाके आपको एकदम क्लियर विजिबिलिटी होगा, ठीक है। चलिए नाउ वेरी सिंपल, यू कैन सिलेक्ट एनी आर्बिटरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, और ये आप लिख दो यहाँ पे, ये जो है ना वो आपका है वोल्टेज का मैग्नीट्यूड Vm, ओके। और वो कितना एंगल बना रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज ओमेगा टी। कितना एंगल है भाई, ये ओमेगा टी। तो करंट जो है ना वो आपका इस लाइन के ऊपर होगा। तो लेट्स से दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, राइट। ये आपका करंट है Im, ओके, Im। और ये दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री। कितना एंगल होगा दोनों के बीच का, 90। यहाँ भी देखो करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, वोल्टेज आगे आगे चल रहा है, करंट उसके पीछे पीछे आएगा, 90 डिग्री करंट पीछे चलेगा, राइट। अगर आप इसका प्रोजेक्शन देखो तो ये Vm का इतना परछाई पड़ेगा, राइट, एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू इज Vm साइन ओमेगा टी, राइट। और करंट का इतना परछाई पड़ना है छोटे सा, और ये वैल्यू क्या होगा आपका, ये वैल्यू होगा Im साइन ओमेगा टी माइनस 90, क्योंकि उसका एंगल ओमेगा टी माइनस 90 है। कितना है उसका एंगल जो है वो ओमेगा टी माइनस 90 है, राइट। तो इस तरह से आप फेजर ड्रॉ कर सकते हो। अब ये वेक्टर क्या होगा, रोटेट होगा, और धीरे धीरे ये वैल्यू बड़ी छोटी होती जाएगी, प्लस माइनस में भी ये वैल्यू चेंज होगी। जैसे ही वेक्टर घूम के इस तरफ से आगे जाएगा वैल्यू आपका नीचे आ जाएगा, करंट उसके पीछे 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 चलता रहेगा, राइट, ओके। तो अगर आपको ओनली रेजिस्टिव वाले में ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो ओनली रेजिस्टिव वाले में वोल्टेज एंड करंट दोनों एक ही फेस में था, तो ओनली रेजिस्टिव वाले के अंदर आप ये फेजर ड्रॉ कर सकते हो बहुत सिंपली, क्योंकि वहाँ पे तो करंट एंड वोल्टेज दोनों एक ही साथ में है। तो अगर ये वोल्टेज है तो उसी के साथ साथ करंट भी जा रहा है, बिकॉज बोथ आर इन अ सेम फेस, बोथ आर इन अ सेम फेस। अगर इंडक्टर हुआ तो बेचारा करंट जो है वो 90 डिग्री जितना पिछड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो करंट जो है वो क्या हुआ, 90 डिग्री जितना पिछड़ गया, राइट। तो ये आपका एक ग्राफ हो गया, ये आपका हो गया फेजर डायग्राम। ये कौन सा है बच्चों, आपका फेजर डायग्राम है फॉर इंडक्टर, ओके। और ये I और V का वेरिएशन आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है,
ओके एक एक चीज़ों के ऊपर मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ क्या करना है वो। अभी इसमें ये पार्ट बाकी है कि व्हाट हैपन विद द पावर, क्या यहाँ पे पावर डिसिपेट होगा कि नहीं होगा। हमने रेजिस्टिव वाले में तो देखा था कि पावर डिसिपेट हुआ था, यहाँ पे क्या होना है देखेंगे बहुत ही जल्दी। पहले इतना आप कंप्लीट कर लीजिए जो आपको दिख रहा है वो। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस पावर इन द प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंस्टेंटेनियस पावर इन प्योरली इंडक्टिव सर्किट, तो पावर का फॉर्मूला होता है बाई V इंटू आई। वोल्टेज होता है आपका Vm साइन ओमेगा टी, दिस इज द वोल्टेज, एंड द करंट विल पुट दिस फॉर्मूला, करंट इज इक्वल टू Vm बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्योरली इंडक्टिव सर्किट ओनली, राइट। तो करंट इज इक्वल टू Vm बाई ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। चलिए व्हाट विल वी डू, विल कीप इट एज Vm स्क्वायर ओमेगा एल। ओके आई विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद 2, इसका रीज़न आपको अभी पता चल जाएगा। मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, ओके मैंने 2 मल्टीप्लाई किया, मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा, ये बचा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, राइट, साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी हो गया इतना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2 थीटा। What formula is this? This is the formula of sine 2 theta, that is sine 2 omega t. Now this is instantaneous power. At particular moment, this is going to be the power. Now if you want to find average power over entire cycle, let's find it out. So you can find the average power over one cycle. Let us see what we are going to get. So average power में हम क्या करेंगे, ये आपका जो पावर है ना उसको करेंगे एवरेज, माइनस हाफ Vm स्क्वायर ओमेगा एल साइन 2 ओमेगा टी, इसका लेना पड़ेगा आपको एवरेज। जो कांस्टेंट वैल्यू है सारे बाहर निकालो, दिस ऑल थिंग्स आर कांस्टेंट, ओनली दिस टर्म विल वेरीज। अगेन आया साइन, स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 है। अब भी जस्ट सब में देखा साइन और कॉस, इन सब का एवरेज वैल्यू कितना होता है ओवर वन टाइम पीरियड, 0, दैट इज 0। मतलब यहाँ पे तो आपका एवरेज पावर ही कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब इंडक्टर में से जब करंट पास होता है ना, एसी करंट, तो वो बिल्कुल भी पावर डिसिपेट करता नहीं है। मतलब आप किसी भी पावर के लॉस किए बिना इंडक्टर में से करंट पास करा सकते हो, एंड दैट इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। क्या कहते हैं, वॉटलेस करंट, बिकॉज वो ऐसा करंट होगा जो बिल्कुल पावर को लॉस नहीं करेगा, राइट। तो फॉर द केस ऑफ इंडक्टर, एवरेज पावर of inductor is 0 and the current flowing without any loss of power, current flowing without any loss of power is called wottless current। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं वॉटलेस करंट। कोई पावर ये लॉस करने वाला नहीं है। तो ये पावर लॉस क्यों नहीं हो रहा है, आपको ऑब्वियस सवाल होना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब हम फटाफट देखते हैं। इंडक्टर जो है ना वो ओवरऑल एक टाइम पीरियड में, इन अ क्वार्टर टाइम पीरियड इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, नेक्स्ट क्वार्टर टाइम पीरियड इट विल रिलीज द एनर्जी, अगेन नेक्स्ट क्वार्टर इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी, अगेन नेक्स्ट क्वार्टर इट विल रिलीज द एनर्जी। ऐसा इसका होता रहेगा। देखिए किस तरह से ये काम हो रहा है। वो तो अगर आप सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करोगे ना तो उसके अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। देखो, लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ V वर्सेस I। ओके, तो आपका सॉरी V वर्सेस I कहाँ, दिस इज द टाइम t। तो आपका वोल्टेज का ग्राफ कुछ ऐसे था, इट वॉज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द साइन कर्व। दिस वॉज द ग्राफ ऑफ वोल्टेज जो साइन का अकॉर्डिंग वेरी हो रहा था। चलो, दिस इज द 0 टाइम, दिस इज t/4, this is t/2, this is 3t/4 and this is entire time period t, राइट। आपका करंट किस तरह वेरी हो रहा था, तो करंट यहाँ पे 0 था, यहाँ पे करंट मैक्सिमम था, राइट। ओके, सो करंट वाज समवन लाइक दिस, दिस इज हाउ यू हैड करंट, दिस इज हाउ योर करंट वाज वेरी, राइट। ओके, नाउ सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज, ध्यान से देखिएगा क्या होने वाला है यहाँ पे वो। सो इफ यू टॉक अबाउट द कॉइल ऑफ इंडक्टर, राइट, लेट्स से एट सम मोमेंट जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज हाउ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द टर्न्स, राइट।
ओके, इस तरह से कुछ आपका करंट जा रहा है, राइट। एंड लेट्स से इन द फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम करंट इज इंक्रीजिंग, करंट जैसे करंट इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, राइट। तो ये जो फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम है, इसके अंदर इन दिस फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम योर करंट इज पॉजिटिव और करंट इंक्रीज हो रहा है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप समझने की कोशिश करिएगा फटाफट। करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स कंसीडर दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव और करंट अभी इंक्रीज हो रहा है, टाइम के साथ ये करंट इंक्रीज हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट 0 to t/4 टाइम पीरियड, राइट। ओके, अंडरस्टैंड दिस। तो करंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो आपका di/dt भी कैसा होगा, पॉजिटिव, बिकॉज करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो चेंज इन करंट इज पॉजिटिव, राइट। तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है भाई, इंड्यूस ईएमएफ होता है आपका L इंटू di/dt, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे हम, L इंटू di/dt। तो अगर di/dt पॉजिटिव है तो इंड्यूस ईएमएफ भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे करंट भी पॉजिटिव है, इंड्यूस ईएमएफ भी पॉजिटिव है, मतलब आपका जो पावर होगा E इंटू आई, ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव पावर मतलब यहाँ पे पावर एब्जॉर्ब होगा, राइट। तो ये जो पहला क्वार्टर दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट क्वार्टर, इतने पार्ट के अंदर आपका पावर ऐसे वेरी होगा एंड इट विल रिमेन पॉजिटिव। दिस शेड इंडिकेट पावर, राइट। नाउ एज सुन एज यू विल मूव टू द नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड, जैसे ही आप नेक्स्ट हाफ टाइम पीरियड में जाओगे, अभी यहाँ पे करंट सेटअप हो चुका है, एसी करंट है तो अब करंट घटना चालू होगा। करंट अभी पहले 0 करंट था, फिर करंट सेटअप हुआ, मैक्सिमम पहुंच चुका है करंट। अब नेक्स्ट टाइम पीरियड, नेक्स्ट क्वार्टर टाइम पीरियड में करंट घटना चालू होगा, तो आप क्या लिखोगे, इन अ नेक्स्ट टाइम पीरियड t/4 टू t/2। करंट जाएगा इसी डायरेक्शन में, बट अभी घटने वाला है वो वैल्यू, अभी डायरेक्शन रिवर्स नहीं हुआ। रिवर्स कब होगा, पहले करंट मैक्सिमम तक जाएगा, फिर करंट घटेगा, उसके बाद रिवर्स होगा ना। तो मैक्सिमम जाने वाला केस ये रहा, अब करंट क्या हो रहा है, घट रहा है, उसी डायरेक्शन में करंट घट रहा है, समझ लो। तो अभी करंट उसी डायरेक्शन में, तो करंट पॉजिटिव है बट करंट डिक्रीज हो रहा है, तो di/dt कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज करंट इज डिक्रीजिंग। तो आपका इंड्यूस ईएमएफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो करंट पॉजिटिव है, इंड्यूस ईएमएफ नेगेटिव है, तो यहाँ पे पावर इज E इंटू आई, पावर भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। पावर हो गया नेगेटिव, मतलब यहाँ पे पावर जो है ना वो इंडक्टर वापस रिलीज कर देगा, जो पावर को स्टोर किया था उसने एब्जॉर्ब करके, उसको वापस सर्किट को रिलीज कर देगा वो। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका पावर गया नेगेटिव, राइट। पावर कैसा हो गया भाई, नेगेटिव हो गया, राइट। अब आप जैसे ही नेक्स्ट टाइम पीरियड में जाओगे, यू विल अगेन फाइंड कि इसके अंदर वापस पावर एब्जॉर्ब होगा, अगेन इन द नेक्स्ट हाफ, नेक्स्ट क्वार्टर पावर अगेन क्या होगा, रिलीज होगा। तो इस तरह से इंडक्टर क्या करता है, अपने मैग्नेटिक फील्ड में पावर एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, रिलीज करेगा, और ओवरऑल कोई पावर का लॉस होना नहीं है। मैं आपको एक केस ये बता देता हूँ वापस एक बार, ये वाला केस कैसे आया वो। तो इफ यू गो विथ t/2 टू 3t/4, राइट, t/2 टू 3t/4, चलिए करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। क्या किया करंट ने भाई, करंट ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, मतलब अब आपका जो करंट है वो नेगेटिव हो चुका है ना। करंट हैज चेंज द डायरेक्शन, लेट मी जस्ट मेक अ वेरी 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 स्मॉल लूप। अब करंट इधर से आ रहा है और यहाँ से बाहर जा रहा है, तो करंट ने डायरेक्शन चेंज कर लिया है, तो करंट हो चुका है नेगेटिव, राइट। और नेगेटिव डायरेक्शन में ये करंट इंक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये नेगेटिव तो हुआ है बट साथ में इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपका di/dt है ना वो भी कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। di/dt कैसा रहेगा, नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव वैल्यू और बड़ा होता जा रहा है। अभी 0 तक पहले पॉजिटिव, फिर 0, अब नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव में और बड़ा होता जा रहा है, तो उसका di/dt और नेगेटिव होता जाएगा। तो अगर आप नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ भी नेगेटिव रहेगा, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे पावर वापस क्या हुआ, आपका एब्जॉर्ब हुआ। नेक्स्ट रीजन में आप जाओगे, जैसे ही व्हाट विल हैपन, करंट अभी इधर तक पहुंच चुका है, करंट नेगेटिव ही रहेगा बट वो वैल्यू घटने वाली है,
राइट। तो नेगेटिव वैल्यू कम हो रहा है तो डी आई बाई डी टी पॉजिटिव हो जाएगा, डी आई बाई डी टी पॉजिटिव होगा तो इंड्यूस ई एम एफ पॉजिटिव होगा, प्लस इंटू माइनस आपका आंसर वापस माइनस हो जाएगा, मतलब पावर वापस क्या होने वाला है, ये लॉस करने वाला है। तो इस तरह से इंडक्टर जो है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड में पावर लेता है, लॉस करता है, लेता है, लॉस करता है, इस तरह से उसका चलता रहता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द वॉट लेस पावर एंड आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर इन योर माइंड। चलिए कॉपी करिए जो आपको दिख रहा है वो। चलिए भाई एग्जाम्पल नंबर 7.2 की बात करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी, इंडक्टर इज एल विच इज 25 मिली हेनरी, मिली इज 10 पावर -3 हेनरी, राइट, इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। तो आपको जो सोर्स दिया है वो ऑलवेज RMS होगा अभी, दैट इज 220 वोल्ट, राइट। फाइंड द इंडक्टिव रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रेजिस्टेंस इज XL आपको फाइंड करना है, फाइंड इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL, ओके। और क्या फाइंड करना है, एंड द फ्रीक्वेंसी एंड RMS करंट, IRMS भी फाइंड करना है आपको। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC सोर्स इज 50 हर्ट्ज, चलो फ्रीक्वेंसी दिया है आपको AC सोर्स का 50 हर्ट्ज। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं इंडक्टिव रेजिस्टेंस, बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL होता है आपका ओमेगा इंटू एल, ओमेगा लिखोगे 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल है आपका 25 इंटू 10 पावर -3। चलिए ऑन सिंप्लीफाइंग यू आर गोइंग टू गेट दिस एज 7.85 ओम। तो ये हो गया आपका इंडक्टिव रेजिस्टेंस, यूनिट आएगा आपका ओमेगा, राइट, बिकॉज ये रेजिस्टेंस का काम करता है। चलिए IRMS कितना होगा, तो ओम्स लॉ यूज करो, IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस देने का काम करेगा XL, राइट। तो VRMS का वैल्यू कितना दिया है 220 बाई XL का वैल्यू है 7.85। चलिए एज सुन एज यू विल सॉल्व इट यू विल गेट योर आंसर एज 28 रियली, यस 28 एम्पियर इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, राइट। तो चलिए अभी हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि किस तरह से इंडक्टर के साथ अगर AC सप्लाई लगाया गया तो इंडक्टर कैसे बिहेवियर करेगा। दो चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहला काम, इंडक्टर जो है उसके अंदर जो करंट जाएगा वो करंट लैग करेगा बाय द एंगल ऑफ π/2, करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे रहेगा बाय π/2। दूसरी बात, इंडक्टर कोई पावर लॉस करता नहीं है, विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर इट विल पास द करंट फ्रॉम द इंडक्टर। चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर कैपेसिटर है, खाली कैपेसिटर, और अगर खाली कैपेसिटर को हमने AC सोर्स लगाया तो कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा, और फिर हम कंबाइन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए कंप्लीट कर लीजिए इसको पहले।